4 जून 2023 को कुछ ऐसे पोस्टर्स उत्तराखंड के पुरोला विलेज के मुस्लिम लोगों के दुकानों और घरों के बाहर लगे हुए दिखाई दिए। इन सब बातों पर एक मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ गया, जहां दोनों कम्युनिटीज की तरफ से काफी एग्रेसिव रिस्पॉन्स देखने मिला। एक तरफ हिंदू ग्रुप्स मुस्लिम कम्युनिटी के घरों और दुकानों को तोड़ने लगे, तो वहीं कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने हिंदू प्रोटेस्ट को लीड कर रहे स्वामी दर्शन भारती को पैम्पलेट्स के थ्रू बीहेड करने की डेथ थ्रेट दी। इस बढ़ते स्टेट वायलेंस को देखते हुए फिर उत्तराखंड में सीआरपीसी सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया, जिसके तहत 4 लोगों से ज्यादा लोगों को मिलना जमा होना पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा न्यूज आ रहा है कि उत्तराखंड से मुस्लिम्स का एक मास एक्सोडस हो रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई एक्सोडस नहीं है, बल्कि अब तक सिर्फ 11 से 12 परिवार ही या फिर 40 मुस्लिम ही उत्तराखंड को छोड़ के गए हैं, जिसके पीछे भी प्रोटेस्ट रीजन नहीं है, बल्कि उन्हें कागज नहीं दिखाने वेरिफिकेशन के लिए ये रीजन है। हम आधार कार्ड नहीं पूछेंगे आप लोगों का, बताओ राइट बनता है ना। ये उत्तराखंड कोई धर्मशाला थोड़ी है। फिर लेकिन हमारी मीडिया सिर्फ उन्हीं की वीडियोस को सर्कुलेट करके ऐसा नैरेटिव बांध रही है एक्सोडस का। सो चलो ये पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। ये चेतावनी दी गई है 15 जून तक दुकान खाली करने की चेतावनी के तहत 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं। नाबालिग के अपहरण के बाद जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ खराब हुए हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ 26 मई 2023 को, जब उत्तराखंड में एक इंसिडेंट हुआ। अब इस इंसिडेंट पे भी मल्टीपल ओपिनियंस है। कुछ सोर्सेस के अनुसार ऐसा हुआ कि 2 लड़के, जिसमें से एक मुस्लिम था उवैद और एक हिंदू था जितेंद्र, वो दोनों ने मिलकर एक हिंदू माइनर लड़की को एब्डक्ट करने की कोशिश की। उवैद काफी टाइम से अपने दोस्त जितेंद्र के फोन से उस लड़की से अपने आप को अंकित बताकर बात करता था और दोनों के बीच रिलेशंस काफी अच्छे हो गए थे। इतने अच्छे कि 26 मई को उवैद उस लड़की को एक टेम्पो में भगा के बिजनौर ले जा रहा था। पर ये पूरा प्लान फेल तब हुआ जब उस लड़की ने उवैद को अपने दोस्त जितेंद्र से कॉल पे कुछ बात करते हुए पकड़ लिया और उसे समझ आ गया कि उवैद ने उससे झूठ कहकर अपना असली रिलीजन छुपाया है। पता लगते ही उसने रास्ते पर जोर जोर से चिल्लाकर तमाशा खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वहाँ पे पुलिस को बुलवाकर उस लड़के को पकड़वा लिया। लेकिन वहीं पे कुछ सोर्सेस के हिसाब से बाद में ऐसा इन्फॉर्मेशन निकला कि ये पूरा जो केस है ये गलत है। उन दोनों लड़कों का ऐसा कहना था कि वो इस लड़की को पहले से नहीं जानते थे, वो सिर्फ उन्हें एड्रेस पूछने आई थी और इसीलिए ये लव का केस नहीं है, जिसे बाय द वे उस लड़की के मामा जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था उन्होंने भी बाद में एक्सेप्ट किया। लेकिन नेवरदलेस आपको मालूम है ऐसे क्राइम्स आजकल कितने सेंसिटिव हो चुके हैं, तो इस इंसिडेंट की चिंगारी अगले ही दिन पूरे पुरोला गांव में फैल गई, जहां से वो लड़की एक्चुअली में बिलोंग करती थी। फिर अगले 3 दिनों में ही हिंदू समाज ने पुरोला में एक महापंचायत बुलाई, ये फैसला करने के लिए कि उत्तराखंड में बढ़ रहे इन केसेस का क्या करना है। इसके जवाब में फिर मुस्लिम्स को सिर्फ 10 से 15 दिनों का क्लियर अल्टीमेटम दिया गया कि वो पुरोला छोड़कर चले जाए। अब देखो, इसके पहले कि हम इन प्रोटेस्ट के पीछे के डिटेल रीजंस को समझने जाएं, हमें इस इशू को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये वीडियो किसी कम्युनिटी को पिन पॉइंट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि उत्तराखंड में जो सिचुएशन अभी बन रही है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। एंड इसे हर एक रिलीजन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स ने भी खुद एक्सेप्ट किया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम इन पोस्टर्स को ध्यान से देखें, जो मेजर ग्रुप्स जो इन प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके द्वारा रिलीज किया गया था पोस्टर्स, तो अगर आप ध्यान से देखो उसमें कहीं भी मुस्लिम कम्युनिटी ये वर्ड नहीं मेंशन है, उन्हें टारगेट नहीं किया गया है। उत्तराखंड के व्यापार मंडल ने भी वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने जो मेजर मांग रखी थी वो भी बस यही थी कि उत्तराखंड में बसने वाले मुस्लिम्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो। प्रोबेबली बिकॉज उत्तराखंड उन कुछ चुनिंदा राज्यों में आता है जहाँ रिसेंट टाइम्स में रोहिंग्या मुस्लिम्स की तादाद बढ़ रही है। इनफैक्ट उत्तराखंड के कई मुस्लिम्स भी इस इश्यू से काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए उन्होंने भी व्यापार मंडल का साथ देते हुए ये मांग रखी है कि वहाँ के मुस्लिम्स का वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने एक साथ जाकर पुलिस को एक ऑफिशियल लेटर या फिर एक मेमोरेंडम लिख के दिया है, जिसमें उन्होंने भी ये एलिज किया है कि उत्तराखंड में कई आउटसाइडर इमिग्रेंट मुस्लिम्स आ चुके हैं, जिनकी वजह से वहां काफी केओस क्रिएट हो रहा है और जिससे लोकल मुस्लिम जो वहां पे शांति से रह रहे थे उनका नाम भी खराब हो रहा है। ऑल्सो जिस देवभूमि रक्षा अभियान ने वो पोस्टर्स लगाए थे उनके अगेंस्ट ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। सो ये था अभी तक का करंट सिचुएशन। अब सवाल उठता है कि ये इशू इतना बड़ा फिर बना ही कैसे। इस पे ज्यादातर हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि ये सिर्फ इस इंसिडेंट का आक्रोश नहीं है, बल्कि ये एक बिल्डअप ऑफ इवेंट्स का नतीजा है जो पिछले कई सालों से उत्तराखंड पे चलता आ रहा है, जिसके पीछे का मेन कारण है उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंज। अब स्पेसिफिकली अगर सिर्फ रोहिंग्यास की बात करें, वो भी सिर्फ ऑफिशियल इमिग्रेशन डेटा के हिसाब से, तो ऐसा कुछ खास डेटा नहीं मिला है कि उत्तराखंड में इनका मास
इमिग्रेशन हुआ है। UNHCR जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजी राइट्स प्रोटेक्शन का एक ब्रांच है, उसमें अब तक टोटल 49,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज इंडिया में ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। एंड इसमें अगर आप मैप देखोगे ना तो उत्तराखंड में डेंसिटी काफी ज्यादा लो दिख रही है, लेकिन इसमें कुछ लोकल ग्रुप्स इस डेटा को नहीं मानते हैं और उनका ये कहना है कि ये डेटा कंप्लीटली बायस्ड है क्योंकि UNHCR दिल्ली में बेस्ड है। असल में इससे कई ज्यादा रोहिंग्यास अनरजिस्टर्ड होकर उत्तराखंड में रह रहे हैं। एंड एक्चुअली इट समवॉट मेक सेंस क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस भी नहीं हुआ है। ऑल्सो वोट बैंक पॉलिटिक्स इंडिया में कितना कॉमन है ये तो सबको ही पता है। इन जनरल अगर कोई भी इंडियन स्टेट, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट अगर इन्हें अपने राज्य में बसने की अनुमति देती है तो ऑफकोर्स वोट्स के लिए वो उनका आधार कार्ड बना देंगे जिससे वो तुरंत इलीगल से लीगल हो जाते हैं। प्लस अगर आप इसी UNHCR के ऑफिशियल डेटा को देखोगे तो यूके से सराउंडिंग 3 राज्यों में रोहिंग्यास की संख्या काफी ज्यादा है। सो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज में इनका माइग्रेशन हो सकता है। इसीलिए लोकल्स के हिसाब से हमें कुछ और पैरामीटर्स यूज करने चाहिए राइज इन इमिग्रेशन को सही से समझने के लिए। जैसे सबसे पहले चेंज इन डेमोग्राफी ऑफ यूके। देखो यूके के हिली एरियाज अर्थक्वेक प्रोन साइस्मिक जोन में आते हैं, जिससे वो इलाका हर कुछ सालों में कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटीज झेलता रहता है। इसीलिए उत्तराखंड के ज्यादातर लोकल आबादी भी सदर्न लो लाइंग रीजन्स में बसती है, नॉर्थ में नहीं। बट एक ब्रिटिश थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक, जैसा आप मैप में भी देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है वो उत्तराखंड के सदर्न बॉर्डर को लग के हैं। एंड इसीलिए उत्तराखंड के सदर्न लो लाइंग रीजन्स के 116 विलेजेस में भी मुस्लिम्स की तादाद बढ़ रही है। 2011 के लास्ट सेंसस से ये भी मालूम पड़ा कि नेपाल बॉर्डर के करीबी जो उत्तराखंड के इलाके हैं वहां मुस्लिम्स की आबादी 2.5 गुना से बढ़ चुकी है। अब बॉर्डर एरियाज जो होते हैं वो यूजुअली वैसे ही एरियाज होते हैं जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स का आकर सेटल होना काफी आसान होता है। अब क्योंकि ये एरियाज अब तक हिंदू डोमिनेटेड थे, लेकिन अब यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, इसीलिए यहाँ के मूल निवासियों को इस माइग्रेशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखो यूके छोड़ो किसी भी रीजन में ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और रिलीजन, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की सर्च में जब लोग पिछड़े हुए जगहों से अर्बन सेंटर्स की ओर माइग्रेट होते हैं तो वहाँ के लोकल्स को प्रॉब्लम होता ही है। जहां से ही रेज होता है हमारा सेकंड पैरामीटर, जिससे लोकल्स का मानना है कि इलीगल इमिग्रेशन को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, वो है जॉब लॉसेस। उत्तराखंड के टोटल स्टेट जीडीपी में से 50% रेवेन्यू तो सिर्फ टूरिज्म से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार, चारधाम, ऋषिकेश, जोशीमठ और ऐसे बहुत सारे 30 से भी ज्यादा हिंदू पिलग्रिमेज के साइट्स हैं। यही तो वजह है कि इसे देवभूमि भी कहते हैं। अब ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड एक हिली एरिया है, इन पिलग्रिम साइट्स तक पहुंचने के लिए लीजिंग ऑफ हॉर्सेस यानी कि घुड़सवारी एक मेजर बिजनेस है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाले स्वामी दर्शन भारती कहते हैं कि इस लीजिंग ऑफ हॉर्सेस में अचानक से 90% बिजनेस डोमिनेशन मुस्लिम्स का हो चुका है, जिससे दूसरे लोकल कम्युनिटीज जिनका इन बिजनेस में पहले से प्रेजेंस था उनको अब अपने परिवार को संभालने में दिक्कत हो रही है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड के कैजुअल लेबर जॉब्स में भी 70% मुस्लिम्स ने नॉमिनेट कर रखा है, क्योंकि ये कम्युनिटी लोअर वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे वहाँ के लोकल लेबरर्स को काम नहीं मिल रहा है और रिजल्टिंगली वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सो बेसिकली देखो, अगर कहीं पे भी इमिग्रेंट्स किसी बड़े अर्बन सेंटर में माइग्रेट होते हैं तो इन इमिग्रेंट्स को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, जिसके लिए ऑफकोर्स कम एजुकेशन होने के कारण, कम रिसोर्सेज होने के कारण ये लोग उन जगहों पर जाते हैं जहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जैसे कि लीजिंग ऑफ हॉर्सेस, कंस्ट्रक्शन लेबर, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें ज्यादा हो। और उत्तराखंड की तो इकोनॉमी ही मेजरली ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से डोमिनेटेड है। वहाँ पे ऐसे 18 बड़े फैक्ट्रीज, 3865 स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड 1636 खादी एंड विलेज यूनिट्स यानी कि खादी कपड़े की छोटे मोटे होम बेस्ड फैक्ट्रीज है। सो इन अपॉर्चुनिटीज या फिर सर्वाइवल के लिए ऑफ कोर्स अब ये दोनों कम्युनिटी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड पैरामीटर पे, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। लोकल्स का सडन राइज इन इमिग्रेशन के पीछे तीसरा रीजन है कि अचानक से उत्तराखंड में इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड बाय मुस्लिम्स बढ़ चुका है। ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार जब उनके रिपोर्टर्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया में गए थे, जहां एंट्री सिर्फ कुछ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को आईडी दिखाकर ही मिलती है, उन्हें वहां पर भी उस प्रोटेक्टेड रीजन में कुछ मजर्स बने हुए दिखाई दिए। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ऐसे ही ऑल ओवर उत्तराखंड करीब 1400 मजर्स इलीगली गवर्नमेंट लैंड पर बन चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी हल्द्वानी शहर के रेलवे लैंड से 4000 फैमिलीज को हटाया था, क्योंकि उन्होंने उस लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था। ये उत्तराखंड की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपल्शन था। फाइनली चौथा रीजन जिसने बेसिकली पूरे प्रोटेस्ट को ट्रिगर भी किया है एंड जो भी एक पैरामीटर है टू गेज इलीगल इमिग्रेशन, इज सडन राइज इन
केसेस। आज तक की न्यूज के हिसाब से यूके में अकेले 2022 में ही इसके करीब 76 केसेस दर्ज हुए और ये राइज सडन है, क्योंकि एक दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 महीनों में ही यूके में इस क्राइम के केसेस 50% से बढ़े हैं। फाइनली टू आंसर द एक्सोडस, हिंदू समाज का कहना है कि उत्तराखंड को अब तक सिर्फ 11 से 12 परिवार ही छोड़ के गए हैं, सब नहीं गए हैं जैसा बताया जा रहा है। और ये परिवार भी इसलिए गए हैं क्योंकि आज तक न्यूज के हिसाब से उत्तराखंड में फिलहाल सभी आउटसाइडर्स का एक वेरिफिकेशन ड्राइव चालू है, इसलिए सिर्फ वही लोग जो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना चाहते या फिर नहीं दिखा सकते वही उत्तराखंड छोड़ के जाएंगे, बाकी मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन स्टिल इस इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर अब तक इस पर कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए हैं? देखो, बांग्लादेश जिसका बॉर्डर म्यांमार से लगता है और जिस देश में रोहिंग्यास का इमिग्रेशन रेट सबसे हाईएस्ट है, वो खुद एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके देश में इस इलीगल इमिग्रेशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। बांग्लादेश का फेमस कॉक्स बाजार एरिया जहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या सेटलमेंट्स मौजूद है, वहां पर आए दिन बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड होम्स पर अटैक्स होते रहते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आप एक बेसिक गूगल सर्च कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस पूरे इशू पे बहुत ज्यादा परेशान है। अब उन्होंने इसके 2 सोल्यूशंस निकाले हैं। पहला, रोहिंग्यास का डिपोर्टेशन बैक टू म्यांमार, लेकिन इसमें कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स स्पेशली यूएनएचसीआर ने गवर्नमेंट पे ह्यूमन राइट्स का एलिगेशन लगाकर इस पर स्टे ऑर्डर करवा दिया था। तो दूसरा एक काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बांग्लादेश ने निकाला, इन रेफ्यूजीज को साउथ ईस्ट बांग्लादेश में एक आइलैंड भसनचार में रिलोकेट करने का। ये इनिशिएटिव बेसिकली बांग्लादेश गवर्नमेंट और यूएनएचसीआर के बीच का एक जॉइंट प्लान था, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए $881 मिलियन लगने वाले थे। एंड जाहिर है इसमें दोनों भी पार्टीज को कंट्रीब्यूट करना था, लेकिन 2022 तक के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि यूएनएचसीआर ने इस जॉइंट प्लान में अब तक सिर्फ 13% ही फंड किया है। सो डेफिनेटली ये बांग्लादेश की इकोनॉमी एंड लॉ एंड ऑर्डर पर एक मेजर लोड है। काफी सिमिलर प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है। इंडिया भी 2018 से अब तक सिर्फ 12 रोहिंग्यास को ही डिपोर्ट कर पाया है, क्योंकि बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बावजूद होता वही है, यूएनएचसीआर का प्रेशर आने लग जाता है। अब इस पर इंडियन अथॉरिटीज का, सेंटर का ये स्टांस है कि इंडिया लीगली इन्हें डिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हमने 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज को साइन नहीं किया है। ये ट्रीटी बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अपने देश में आए रेफ्यूजीज को उनके देश वापस नहीं भेज सकते जहां उनका पॉसिबल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी एक लूपहोल निकलता है। इंडिया ने भले ही 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज को साइन नहीं किया हो, लेकिन इंडिया इज पार्टी टू ICCPR एंड CAT, जो बेसिकली ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स यहाँ से लूपहोल निकालकर डिपोर्टेशन के प्रोसेस को इनकन्वीनियंट बना देते हैं। बट स्टिल सेंटर के हिसाब से उनके पास एक लास्ट सोल्यूशन है, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजंस, NRC। ये बेसिकली इंडिया के सभी सिटीजंस का एक रजिस्टर होगा, ताकि रेफ्यूजीज कितने हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं इनका आइडिया आ सके। ये कॉन्सेप्ट अब USA, UK, यूरोपियन कंट्रीज, जितने भी मेजर कंट्रीज ले लो, हर एक में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है। लेकिन ऑफ कोर्स NRC पे काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, क्लेमिंग कि ये इंडियन मुस्लिम्स के ही अगेंस्ट है। नाउ दैट इज एन इशू फॉर अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन आपके हिसाब से इंडिया को अपने रेफ्यूजीज के साथ कैसे डील करना चाहिए और क्या NRC इसका एक सोल्यूशन हो सकता है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। Also NRC जितना ही if not more controversial is UCC. Uttarakhand is set to become the first state in India to implement UCC. And recently PM मोदी ने भी अपने एक स्पीच में UCC को नेशन वाइड इंप्लीमेंट करने का इशारा दिया था। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? सो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी ही पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा बताया जा रहा है कि UCC इज नॉट सेक्युलर बट प्रो हिंदुत्व, क्या ये सच है? हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप अगर उसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। एंड फाइनली, आई डोंट थिंक उत्तराखंड में चल रहे ये प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं, तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।